बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सन 2018 25वीं आईनी तरमीम के बाद जो इंज़माम वाले इलाके थे, कबायली इलाका जात थे, उनको केपी सूबों में ज़म कर दिया गया था और उम्मीद ये की जा रही थी कि इस ज़म इज़ला के बाद जो है कबायली अवाम की जो लाइफ स्टाइल है, जो बुनियादी सहूलियात है, वो उनको मैसर होगी, अमन अमान की सूरत हाल बेहतरीन होगी, गवर्नेंस के मामला बेहतर होंगे। मगर इंज़माम के फ़वाइद या समरात हमें नज़र नहीं आए। कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने पेशावर का दौरा किया था और जो कबायली अमायदीन जिरगे थे उनसे बातचीत की थी और जो अमायदीन थे उनके तहफ़्फ़ुज़ात पर भी तबादला ख्याल किया था। और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने वफाकी कमेटी तश्कील दे दी थी जिसमें चीफ मिनिस्टर हैं के पी के, गवर्नर के पी और साथ साथ वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल साहब और कुछ दीगर अरकान भी शामिल थे। और इसका मकसद ये था कि वहाँ के जो ये कमेटी जो है, ये जितने भी मामलात हैं वहाँ के इंज़माम जो हुए हुए हैं उसके मसाइल को एड्रेस करेगी। लेकिन कुछ दिन बाद ही हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा की तरह इस कमेटी पर एतराज़ लगा दिया और इसे तहलील करने का मुतालबा भी किया और इल्ज़ाम लगाया कि ये कमेटी सूबाई खुद मुख्तारी पर मुदाखलत भी है और जो सूबे के हुकूक हैं उनको सल्ब भी किया जा रहा है। तो सवाल यहाँ ये है कि जब ना FCR वापस लिया जा रहा है, ना 18वीं तरमीम ख़त्म की जा रही है, तो फिर PTI का ये कंसर्न यकीनन ये खुद बजाते एक सवाल है। और KP के हवाले से कि जहाँ पे हमने हमेशा उनकी कारकर्दगी और सूबे में गवर्नेंस के मामलात जो हैं उसमें खातिर ख्वाह इक़दामात नहीं देखे, वहाँ की जो आवाम है वो मुतमईन नहीं है। तो ऐसे में ये तमाम सवालात उठाने यकीनन इस पर बात की जाएगी। मेरे साथ जो मौजूद है गेस्ट, उनका तारुफ करा दूँ। जलाल खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, मीना खान आफरीदी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, अहमद करीम कुंडी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। तीनों मेहमानों को वेलकम करती हूँ। मीना खान आफरीदी साहब, साबिक प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के दौरे इक़्तिदार में फाटा का इंज़माम हुआ था और अब हाल ही में वफाकी हुकूमत ने ये जो इन फाटा के अवाम है उनके तमाम मसाइल हल करने के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी है। लेकिन इस कमेटी पर सर आप लोग को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एतराज़ हैं, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। एक तो आपने इंट्रो ऐसे स्टार्ट कर दिया कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ऊपर तो आपने बिल्कुल। दूसरा ये है कि जो आप 25वीं आईनी तरमीम की बात कर रही हैं, बिल्कुल 25वीं आईनी तरमीम के बाद जो फाटा है, एक्स फाटा है, जो कबायली इलाका जात है, वो मर्ज हो चुके हैं प्रोविंस के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और उनके तमाम तर इंतज़ामात जो है माली, इंतज़ामी, पॉलिटिकली, वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के अंडर आते हैं। अब 25वीं तरमीम की बात आप कर रही हैं कि 25वीं तरमीम के लिए, इसके बाद उसके पहले जो है 18वीं आईनी तरमीम जो है वो आता है जिसके अंदर प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दी गई है और जो भी मामलात हैं प्रोविंस के अंदर जो उसके जुरिस्डिक्शन में आते हैं, चूंकि अब मर्ज एरिया के जो एरिया है वो भी खैबर पख्तूनख्वा की जुरिस्डिक्शन में आता है, तो वो सारे मामलात प्रोविंस जो हैं वो देखती है। आपने कहा कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आया, आर्मी चीफ आए और उनके सामने जो है कबायली अमायदीन ने कुछ बातें रखी। हकीकत तो ये है कि जब उसमें चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर साहब ने जो तकरीर की थी उसका हमने कई बार मुतालबा किया है कि उसको निकालें और उसको ज़रा नशर करें कि उन्होंने क्या कहा है और कबायली अमायदीन ने क्या कहा है। लेकिन जो गौरतलब बात है वो ये है कि इस मुलाकात से पहले और इस कमेटी बनने से पहले एक और कमेटी बनी थी और वो भी ऑटोनॉमी के ऊपर, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के ऊपर अटैक था, ये भी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के ऊपर अटैक है। और वो कमेटी PND जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है, एक मिनट के अंदर उन्होंने कहा था कि जो भी एक नहीं मुझे मुकम्मल करने सर, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो कमेटी बनी है, इस कमेटी का जो मकसद है ये कबायली अवाम के हुकूक की बेहतरी के लिए ना, ये एजेंडा है। तो इसमें आप लोग के हुकूक कैसे सल्ब हो रहे हैं और किस तरह से आप लोग के मामलात पे इंटरवीन कर रही है, किस तरह कर रही है? मैं तो आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये पहली कड़ी नहीं है, इससे पहले भी मुदाखलत हो चुकी है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के अंदर। जब उन्होंने PND से वो कमेटी बनाई जो कि उनके अपने पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे या अदरवाइज लोग थे जिसमें PTI के लोग नहीं थे, ये पहला कदम था, ये दूसरा कदम है और आने वाले वक्तों में जो है ये करेंगे, रिवर्स इसको करने की कोशिश करेंगे। कैसे है ये? अगर इनकी नीयत ठीक है तो पिछले जब से ये हुआ है, ये 3 साल से इनका TDP जो डिस्पर्स लोग हैं, पिछले 3 साल से ये 0% पैसे उनको दे रहे हैं जो बकखेल का कैंप है। जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट का की बजट है, जो वहां से लोकेशन आ रही है,
पिछले साल 24-25 के लिए 135 बिलियन का इन्होंने रखा था, 93 बिलियन रिलीज हुआ है और टोटल एक्सपेंडिचर जो हुआ है एक्चुअल 127 बिलियन खैबर पख्तूनख्वा अपने एडीपी में से दे रहा है। एआईपी के लिए जो उनकी लोकेशन थी इट वाज 42.3%, रिलीज कितना किया फेडरल ने? सिर्फ 6.3 बिलियन, और खैबर पख्तूनख्वा ने उसमें कितना डाला अपने बजट से कितना डाला? 20 बिलियन। हम चाह रहे हैं कि अगर उन लोगों को आपने फैसिलिटेट करना है, एटपार लेके आना है, तो जो वादा हुआ था सरताज अजीज कमेटी ने 100 बिलियन का एआईपी में, एक्सेलरेटेड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में, और 3% डिविजिबल पूल से वो आप दे दे। अगर वहां पे आप करना चाहते हैं, कोई तब्दीली लेके आना चाहते हैं, तो जो 14.62 जो आपका एनएफसी के अंदर शेयर है, और इस वक्त जो पॉपुलेशन और इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी है और वहां पे जो बैकवर्डनेस है, उसको मिला के हमारा ये चला जाएगा 19.46 पे। जलाल खान साहब से भी वो रिसोर्सेज, वो बजट, वो पैसे वो हमें दे ताकि उनके ऊपर हम लगाए, बजाय इसके कि वो करे आप जो है आइन के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं। नहीं सर, प्राइम मिनिस्टर का तो आईनी इख्तियार है सर, एग्जीक्यूटिव है, प्राइम मिनिस्टर का आईनी इख्तियार है। मैं जरा जलाल साहब से भी बात कर लूं। जलाल साहब, अब एतराज की जो जस्टिफिकेशन दी है मीना खान आफरीदी साहब ने, तो वो आप लोग को क्यों लग रहा है कि पीटीआई इस पर सियासत कर रही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच मैडम, फर्स्ट फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस प्रोग्राम। और दूसरी बात ये है कि मैडम जो जस्टिफिकेशन मीना खान साहब ने दी है, मैं इनसे सिर्फ इतना सवाल पूछना चाहूँगा कि ये मर्ज डिस्ट्रिक्ट इज नाउ द पार्ट ऑफ केपी, ठीक है, और इट्स बिन फ्रॉम लास्ट 2018, ठीक है, 2018 से लेकर अभी 2025 तक। ये मुझे बताए, सिर्फ ये मुझे क्लियर कर ले कि इन्होंने अभी तक ये मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स के लिए क्या किया है। कोई यूनिवर्सिटी बनाई है? नो। कोई कॉलेज बनाई है? कोई उनकी जो डेवलपमेंटल फंड्स है, हाँ, जो वफाक से मर्ज डिस्ट्रिक्ट के लिए जो फंड आती है वो भी मर्ज डिस्ट्रिक्ट में यूटिलाइज नहीं होती है, इधर उधर चली जाती है। तो ये मैं अगर आप आज ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इसको जो है वापस ये क्रिटिसाइजेशन बेसिकली ये इसलिए कर रहे हैं कि इनकी जो है 11 जो सीट्स है वो कम होते जा रहे हैं, ठीक है, और इनको अपनी हुकूमत जाने का खतरा है इसके ऊपर कि हमारे सीट्स कम होंगे। सेकंड बात ये कि कमेटी का अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया है। हमारी पश्चिम में कहावत है, कहते हैं कि मौत से पहले कि मैं मर गया हूँ। सर, कमेटी का अभी तक मीना साहब, आपको याद होगा मीर मकाम साहब भी कह चुके हैं कि आप लोग को जो कंसर्न है आकर बैठ के बात करें, बाहमी मुशावरत से जो कवानीन है उसको भी हम देखा जा सकता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे भी काम हो सकता है। फाटा की लोगों पे हमला है, बाद में तो वो जाए, अगर सीरियस है तो वो दे देना रिसोर्सेज, जो हमारा हक बनता है वो सेंटर से दे दे, और तो हम सीधा पूछ रहे हैं। जलाल साहब की बात मुकम्मल हो जाने दे सर। पर ज्यादा हो रही थी, और आज जब आपकी सीट्स कम हो रही है इसके ऊपर आप नाराज है, तो ये तो क्लियर कट ओपन एंड शट केस है कि इनको जो एतराज है, इनको जो है फाटा के अवाम का कोई इनको जो है एहसास नहीं है, उनकी बेहतरी के लिए शायद ये हो रहा है। फाटा का अवाम जो है, मैंने खुद सर्वे किया है, फाटा का अवाम जो है इसके मच होने पे खुश नहीं है। वो चाहते हैं कि उनका जो है पुराना जो कबायली जो सिस्टम है, जो जरगा सिस्टम है, वो वापस बहाल हो जाए, ये अदालतें, कोर्ट कचहरियां। और दूसरी बात ये, जो सब्ज बाग उनको दिखाए गए हैं वो उनको नहीं दिए, ना कोई यूनिवर्सिटी बनी है, ना कोई उनका जो चलिए, मीरा खान आफरीदी साहब से जब टर्न आएगी तो ये सवाल का जवाब दूंगी मैं। अहमद करीम कुंडी साहब, जो है इसके ऊपर पॉलिटिक्स कर रही है, सियासत खेल रही है, और कुछ नहीं है। जलाल साहब, आपका पॉइंट आ गया। अहमद करीम कुंडी साहब, पीटीआई का कहना है कि अमीर मुकाम की कन्वीनरशिप में जो ये कमेटी बनाई है, ये सूबाई खुद मुख्तारी में मुदाखलत है। आप क्या समझ रहे हैं? क्योंकि केपी के गवर्नर साहब भी, फैसल करीम कुंडी साहब भी, अव्वल तो जो परफॉर्मेंस रही है पीटीआई की हुकूमत की केपी में, उसके पे बहुत सवालात उठा चुके हैं। इवन अभी जो सवात वाला मामला हुआ था उस पर भी उन्होंने सीएम से जो इस्तीफे का मुतालबा किया था। सबसे पहले तो मैं बेहद मशहूर हूँ, आपका इतने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर आपने मेरी इसके ऊपर नजर ली है। अच्छा, मेरी गुजारिश, जो जलाल भाई बात कर रहे हैं या मीना खान साहब बात कर रहे हैं, काफी बातों के साथ मैं एग्री भी करता हूँ। मैं आपके सवाल पे आता हूँ, उससे पहले मेरे 2 सवाल हैं मीना खान साहब से, ठीक है? एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, ताकि हम एक गुफ्तगू करेंगे, वो सुने, जब वो गुफ्तगू करें हम सुनेंगे, इसी ज़ाब्ते इखलाक से मेरे ख्याल में हम किसी निचोड़ पे पहुंच जाएंगे और अपनी पॉइंट ऑफ व्यू भी लोगों के सामने रख सकेंगे और आपके सामने।
मेरी गुजारिश ये है, बेसिकली पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं, चाहे वो सेंटर में है चाहे वो प्रोविंस में है, जो गवर्नमेंट कर रहे हैं, मेरे ख्याल में दोनों जो है ना अपने फराइज पूरे तरीके से नहीं निभा रहे। देखिए, मेरा मीना खान साहब से ये सवाल है, जो 10th NFC अवार्ड था जो कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में बना था, जिसमें पाटा मर्जर हो चुका था, ये मेरे नजर में ये क्यों नहीं कर सके 10th NFC अवार्ड? अभी ये चीज है जो हमें मरकज नहीं दे रहा। आप इस तरह कर लें, 5 साल जो इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, जो 2018 से 23 तक थी, उसमें इन्होंने फाटा को कितना दिया, ठीक है, और अभी भी फाटा को नहीं मिल रहा। मैं इनकी बात से बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, जो उसका ड्यू शेयर है वो नहीं मिल रहा। लेकिन 10th NFC अवार्ड जिस वक्त ये लोग कह रहे थे मैं हम इसको जेल में डालेंगे, जेल से ऐसी निकाल देंगे, सारी एनर्जी वेस्ट कर रहे थे, लोगों को विक्टिमाइज कर रहे थे, उस वक्त इन्होंने 10th NFC अवार्ड भी नहीं किया। मेरा दूसरा सवाल आपके वसादत से ये है, माइंस एंड मिनरल्स एक्ट अभी इन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट में पास करके टेबल किया असेंबली में, जो कि असेंबली ने पास नहीं किया। मैं इनसे पूछता हूँ, आप अगर इतने चैंपियन बनते हैं फाटा के राइट्स का, तो आपने माइंस एंड मिनरल्स से फाटा को, एक्स फाटा को क्यों एग्जेम्प्ट किया है? उसकी पहली स्थिति यही है, जो ये सेटल्ड एरिया पे लगेगा, मर्ज्ड एरिया पे नहीं लगेगा। आधा तीसरा राधा बटेर मत करें, मीठा मीठा हप मत करें, कड़वा तू मत करें, पूरी बात करें ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में। जहां तक है जिरगा सिस्टम की बात, अगर देखें एक कमेटी बनी है, चीफ मिनिस्टर साहब को चाहिए, उन्होंने MPS को बुलाया, वो अपना मौकफ रखें। जिरगा सिस्टम जो है वो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो था ADR एक्ट बाकायदा प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बाकायदा पास किया है। जिनका सिस्टम उसी के तनाजुर में बन रहा है और इसके ऊपर डेलिब्रेशन हो रही है। ये जाके मौकफ पेश करें, अगर कोई प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में इंटरफेरेंस या ट्रेसपासिंग हो रही है तो जाके मौकफ पेश करें और फिर वहां पे जाके अपना पॉइंट ऑफ व्यू देके और उसको क्रिटिसाइज करें। मैं भी जाती तौर पे ये समझता हूँ, अगर जिरगा सिस्टम, क्योंकि जिरगा सिस्टम पहले भी होता था जिससे लोगों को रिलीफ मिलता था, अगर वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में कोई ट्रेसपासिंग है तो पहले हम भी उससे एग्री नहीं करेंगे, फिर मीना खान साहब भी एग्री ना करें, और फाटा की राइट के लिए हमें इकट्ठे होकर बैठ के कंसेंसस डेवलप करना पड़ेगा। इस तरह ये मरकज और सूबा खेलना, अपोजिशन और हुकूमत खेलना, इससे मसाइल हल नहीं होंगे। मसाइल अगर आपने हल करने हैं तो पॉलिटिकल पार्टी से बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मीना खान अफरीदी साहब, सर 13 साल से आप लोग की हुकूमत है KP में, ठीक है, 2018 से अब तक ये जो 25वीं तरमीम, आईनी तरमीम आई है, उसके बाद से लेके अब आपकी हुकूमत रही है, हाल में ये मौजूदा हुकूमत आई है, PDM की हुकूमत आई है। सर आप लोग के जो एतराज़ात हैं या फंड्स के हवाले से जो आप लोग का तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उस पर तो बाद में बात बनती ना। पहले सवाल तो आप लोग की परफॉर्मेंस पे उठ रहा है कि इतने साल आप लोग रहे या आप लोग की हुकूमत रही है, आप लोगों ने फाटा के लोगों के लिए क्या किया? इवन लोगों की शिकायत है कि सस्ता फौर इंसाफ नहीं मिल रहा है। अच्छा, ऐसा है, ये तो आप जब यहाँ पे बैठ के बात करती है तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब आप वहाँ पे जाती हैं और लोगों से पूछती हैं और आपको फिर 16 में से 12 सीट्स जो है लोग देते हैं और जो 4 चीने जाते हैं वो भी PTI के होते हैं, तो फिर जब लोग खुश नहीं होती एक पॉलिटिकल पार्टी से, फिर उनको 100% मैंडेट नहीं मिलता। ये 8 फरवरी को बगैर बल्ले के इमरान खान के नाम पे लोगों को वोट मिला है, तो यही सेटिस्फेक्शन का लेवल है और इसी से जमहूरियत जो है वो पनपती है और आगे जाती है। तो ये तो लोगों के सेटिस्फेक्शन का सर, अब वहाँ के भी लोगों की जो ना आंखें खुल रही हैं। अच्छा, खुशी की बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह PTI एक जमहूरी जमात है और इसके अंदर अपने कारकुनान भी, अगर कहीं पे हम आगे पीछे होते हैं तो अपने कारकुनान भी हमारे ऊपर एतराज करते हैं। तो अब आपका क्वेश्चन जो बनना चाहिए वो यह है इस मौजू के ऊपर कि आया 18th अमेंडमेंट के अंदर ऑटोनॉमी को डिस्टर्ब किया जा रहा है या नहीं। ये अहमद करीम कुंडी साहब जो बात कर रहे हैं, देखिए मैं जरा आपको 18-23 हुकूमत में सिंध हुकूमत पे ले चलूँ। ये जब वहाँ पे भंडार हाउसिंग सोसाइटी वहाँ पे आइलैंड के अंदर बन रही थी तो कितना शोर मचा था पीपल पार्टी की तरफ से, सिंध हुकूमत से। वो यही कह रहे थे कि ये ऑटोनॉमी के अंदर जो है आप इंटरफेरेंस कर रहे हैं, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को जो है आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। इसी तरह जो है NFC अवार्ड के अंदर जब भी आप जरा तारीख उठा के देख ले, जब भी आपको इस पे ऑफर तो की जा रही है ना हुकूमत की जानिब से कि कवानीन के इतलाक का मसला है तो उनमें बामी मुशावरत की जा सकती है, आप लोग आए बैठे टेबल टॉक करें। नहीं, बुनियाद शाजिया साहबा वो जो जलाल ने बात की, बड़ी वैलिड बात की। उन्होंने कहा कि अगर हम रिवर्स कर रहे हैं तो मतलब ये है कि यहाँ पे परफॉर्म नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि एक कमेटी के पीछे पूरी साजिश पड़ी हुई है रिवर्स करने के लिए।
अब उस रिवर्स के बाद फिर वो वहां पे क्या करेंगे, इमेजिन। उन्होंने खुद ही बात की, मैं नहीं कर रहा। तो ये सिर्फ कमेटी तक महदूद नहीं है, ये पूरी रिवर्सल है फाटा मर्जर की। और ये कैसे हो सकती है कि जब प्रोविंस की असम्बली मौजूद है, जब वहाँ के मुंतखब नुमाइंदे मौजूद हैं, MNAs MPAs मौजूद है, तो ये कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ कि अपना पीपल पार्टी को भी इसके ऊपर अपना मौक़िफ़ देना चाहिए। और चूंकि जलाल साहब इसका जवाब दे दे सर, जो इनको कंसर्न है कि होना चाहिए। अब क्या ये जो कमेटी के पीछे जो साजिश की बात कर रहे हैं, जलाल साहब उसका जवाब दे दे सर आप लोग। मैडम बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूंगा कि मसला ये है कि इन PTI वालों का कि ये लोग तो एतराज करते हैं, लेकिन जब इनको हमारी तरफ से दावत मिलती है कि आए हम लोग टेबल टॉक पे एक बात करते हैं, एक इस मसले इस सूबे के फलाह बहबूद के लिए, इस सूबे की आवाम की बेहतरी के लिए, उनकी खुशहाली के लिए आ जाओ टेबल टॉक पे बात करते हैं, तो ये लोग फिर मुकर जाते हैं। इनका मसला ये कि सिर्फ और सिर्फ ये क्रिटिसिज्म करते हैं और टेबल टॉक की जब बात आती है तो ये नहीं आते। दूसरी बात ये है कि इन्होंने जैसे कहा है कि इसके पीछे साजिश है। ओ भाई ओ बाबा, अभी तक कोई कमेटी ने कोई डिसीजन नहीं लिया है। शायद ये कमेटी डिसीजन ले कि ये बिल्कुल जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट है इसको इसी तरह मर्ज रहने दे, फिर आप क्या कहेंगे? और सेकंड बात ये कि आपको चाहिए कि आप जाए, आप आवाम से, यार मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, आपको मैं बल्कि इनवाइट करता हूँ कि आप आ जाए, मैं आपको स्पॉन्सर करता हूँ। एक आप अपना एक एंकर पर्सन भेज दे, मैं पूरा फाटा उनको घुमाता हूँ और आवाम से पूछे कि आया वो इस हुकूमत से खुश है या ना खुश है, आया वो जो है पुराने निजाम में खुश थी या अभी इस नए निजाम में। सर ये क्लेम तो मीना खान आफरीदी साहब भी कर रहे हैं कि आप आ जाएं और फाटा के लोगों से पूछें कि वो हमारी हुकूमत से कितने मुतमईन है। मैडम अभी आपके प्रोग्राम का पता चला है मुझे, अभी 3-4 मलकों ने कॉल किए कि भाई हम लोगों की ये मसाइल है, पूरी मेरे साथ डायरी भरी हुई है, इनका जो है कोटा सिस्टम खत्म किया गया है, लीवीज की जो इनके साथ कमिटमेंट हुई थी कि 30,000 हम लोग भर्तियां करेंगे वो खत्म हुआ है, इनका जो कबायली रिवायती जो जिरका सिस्टम वो खत्म हुआ है, इनके जो है बिल्कुल नफके रुक गए हैं, तो कारोबार नहीं है, इनको कोई इंडस्ट्री नहीं दी गई है, इनको कोई यूनिवर्सिटी नहीं दी है, कोई कॉलेज नहीं दी है, इनको जो स्टडी कोटा सिस्टम है खुदा के बंद वो भी खत्म कर लिया है। और ऊपर से जो है इनके नाम पे जो वफाक से जो पैसे आते हैं, 2 पैसे आ जाते हैं, वो भी जो है कहीं और यूटिलाइज हो जाते हैं। तो आप, मैं इनसे मीना खान साहब से सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि 2018 से 25 तक आप मुझे एक स्कीम का नाम दे जो KP की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया हो फाटा के लिए, जो जिसमें फाटा की आवाम की बेहतरी हो, फाटा की लोगों की बेहतरी हो। कुछ भी इन्होंने नहीं किए, कोई डिलीवरी नहीं की है। और ये लोग जो है फाटा जो है इसके साथ बिल्कुल खुश नहीं है। और इनको ये लोग अभी सिर्फ और सिर्फ ये क्रिटिसिज्म जो है अपनी सियासत बचाने के लिए कर रहे हैं। आई स्वेयर बाय गॉड ये सिर्फ सियासत बचाने के लिए कर रहे हैं। जिनको याद आता है कि ये भाई आप लोग जो है एतराज कर रहे हैं कि 2018 में जब ये मर्ज हो रहा था उस वक्त आप लोगों ने कोई एतराज नहीं किए, कोई आपने क्रिटिसिज्म नहीं किए। आज जो आपकी सीटें जो है आपकी 16 सीटें कम हो रही है, इसके ऊपर आप एतराज कर रहे हैं। इनको ये डाउट है कि इससे जो अगर फाटा जो है वापस फाटा हो जाए, का क्या लिंक है? लिंक है अगर फाटा से आप वापस फाटा हो जाए तो आपकी 16 सीटें जो है 16 मेंबर्स खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। शाजिया बेबी यही तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि साजिश है। देखिए वो बार बार कह रहा है और नहीं आप ये सोच रहे, लेकिन मैंने सर ये तो वो बात आपको बता रहे हैं जो आप लोगों को कंसर्न है कि भाई ये 16 सीटों का क्या मसला है, ये तो उसका जवाब देने सर कि आप लोगों को जो इस कमेटी के पीछे साजिश नजर आ रही है उसकी वजह ये हो सकती है। ये लोग अहमद साहब से मैं सवाल ले लेती हूँ। अहमद साहब चले, ये तो डिबेट चल रही है, हुकूमत आप लोग ऑफर भी दे रहे हैं PTI को कि भाई जो तहफ़्फ़ुज़ात है उसको मिलकर हम लोग बैठ जाते हैं, उस पर बात कर लेते हैं। सर आज बड़ा अच्छा एक माहौल देखा गया। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के हलबदारी के मौके पर हमें CM साहब भी नज़र आए, हमें गवर्नर साहब भी नज़र आए, हमें अमीर मकाम साहब भी नज़र आए। सर क्या मतलब है, कुछ कुछ हमें तनाव में कोई कमी देखने में नज़र आएगी? कोई पेशरफ्त के तौर पर देखा जा सकता है इस मुलाकात को? देखिए शाजिया बीबी, मैडम सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन ये कजन आपस में मिले हुए सिर्फ और सिर्फ हमें जो है दौड़ा रहे हैं। अच्छा चले अहमद साहब जवाब दे दे सर आप।
शाजिया बीबी, मेरी तो गुजारिश ये है, हमने तो कई दफा कहा है, जो भाई पीटीआई जो अपनी सियासी जमात और अपनी तहरीक, इसको अपनी सूबाई गवर्नमेंट से अलहदा रखे। देखिए, हमारे बहुत बड़े इशूज फेडरल के साथ हैं, बहुत बड़ी चीजें हमने डिस्कस करनी पड़ती हैं फेडरल के साथ। नेट हाइडल प्रॉफिट है, एनएफसी का शेयर अभी 11th एनएफसी होने जा रहा है, इसी तरह माइंस एंड मिनरल्स के ऊपर बहुत सारी ऐसी बातें हैं, एनएचपी है, ऑयल एंड गैस के ऊपर है। हमारी गुजारिश बार बार यही होती है, देखिए चीफ मिनिस्टर जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के उनके पास पोजीशन होती है, उनको फेडरल के साथ बहुत सारे मामला के ऊपर बातचीत करनी पड़ती है और इनको मामला बेहतर रखने चाहिए। जिस तरह परवेज खट्टक साहब होते थे, देखिए वो चीफ मिनिस्टर थे, वो ख्वाजा आसिफ और इसहाक डार के साथ एक बड़ा अच्छा एग्रीमेंट करके आए। हम बार बार इनको यही मिसाल देते हैं, तो इनकी तहरीक है वो चलाएं, ये पॉलिटिकल लोग हैं, इनको चलानी चाहिए, अपने कायद को रिहा करें, कानूनी तौर पे करते हैं, अवाम के थ्रू करते हैं, वो करें। लेकिन जब चीफ मिनिस्टर खुद, जब चीफ एग्जीक्यूटिव बैठ के और ये धमकियां और ये गंडासा उठा के बदर मुनीर वाली जो चीजें करता है, तो उसका नुकसान किसको होता है? उसका नुकसान फाटा के लोगों को होता है, उसका नुकसान खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को होता है। हमारी गुजारिश 10 वक्ता मीना खान साहब से यही है, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे है, वो अपने मामलात को इन चीजों से अलहदा रखे ताकि सूबा इफेक्ट ना हो। इनको हर चीज में साजिश नजर आती है, जो कि मेरे ख्याल में, मेरी जाती ओपिनियन है, मैं आई एम रॉन्ग, गलत फहमी है। 3/4 की हुकूमत से ये बार बार कहते हैं साजिश हो रही है, साजिश हो, क्या साजिश? गवर्नेंस करें आप, अपना चीजों को बेहतर करें। लोग रुक जाते हैं, कहते साजिश हो रही है। बजट में जब ये खुद टाइम देते हैं, जो हम बजट पास नहीं करेंगे, जब पास हो जाए फिर ये कहते साजिश हो रही है। असेंबली का इजलास बुलाते, ये कहते साजिश हो रही है। कहने का मकसद ये है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप रखें, जहाँ पे आप इख्तिलाफ है। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी 18th अमेंडमेंट किसने की है? इसके चैंपियन पीपल्स पार्टी, और हमने इसके लिए जो कॉन्सिक्वेंसेस बेयर किए वो हमें पता है। इसके ऊपर जो भी कोई हमला करेगा तो उसके डिफेंडेंट हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, और हमें पता है जो पीटीआई ने जितना अपनी पॉलिटिकल स्पेस को अपने दौर में कम किया था, मैं उन चीजों पे नहीं जाना चाहता। हम अभी भी कहते हैं आप गवर्नेंस करें, कोई साजिश नहीं हो रही, आप अपनी गवर्नेंस को डिलीवर करें, हमें दिखाएं जो आप क्या, जो लोगों से वादा करके आए थे। 15,000 लोगों को इन्होंने निकाला है असेंबली के थ्रू, ठीक है। ये कहते हैं पीडीएम की गवर्नमेंट में हुआ, हम कहते चले ठीक है, गलत हुआ। एक बंदे को, ऑफिशियल को ये बता दे जिस दौर में भर्ती हुए थे, जिन लोगों ने इनको भर्ती किया था, एक ऑफिशियल बता दे, एक जिसके खिलाफ इन्होंने एक्शन लिया हो। सारे इनके दाएं बाएं बैठे हुए हैं, इनके बाजुओं के अंदर बैठे हुए हैं, इनके बगल गिर हुए पड़े हैं, वही सेक्रेटरी, वही चीफ सेक्रेटरी, वही लोग बैठे हुए हैं जिनके दौर में ये भर्ती हुए हैं। इनसे इतनी जरूरत नहीं। इनकी आधी से ज्यादा पार्टी एक डीसी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, पूरी पार्टी जो हमारे साथ रिगिंग हुई है पिशावर में, डीसी का इन्होंने क्या किया मुझे बताइए। ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है ये विसाखियों पे अपने आप को बड़ी कमजोर पोजीशन पे खड़ी है। इनमें जरूरत नहीं है ना इख्तिलाफी, ना सियासी, ना कानूनी। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, इस पे खफा भी नहीं होना चाहिए। ये क्यों नहीं लेते उन लोगों के खिलाफ एक्शन जिसके खिलाफ 80% पीटीआई कहती है जो यार ये मिले हुए थे, इन्होंने रिगिंग की है। ये सूबाई हुकूमत जो है ये कंप्रोमाइज है, ये वो काम नहीं कर रही जो कि इनको करना चाहिए। ये जो फेडरल से या जो बिल आते हैं उसको पढ़ते भी नहीं है, पास करवा। एग्रीकल्चर टैक्स पे बिल है, हमने तो कहा बाबा पढ़ तो लो जो कर रहे, जब पास हो गया बाद में ये कहते जी हमसे तो गलती हो गई है। फिर माइंस एंड मिनरल्स है, हमने कहा पढ़ तो लो, खुदा की सुबह का तो अल्लाह भला करे। पीटीआई के उन एमपीएस का जो जिन्होंने स्टैंड लिया, उन्होंने कहा इसमें फेडरल की इन्वॉल्वमेंट है। ये बार एक कुछ बात करते हैं, अंदर प्रोविंशियल कैबिनेट में बैठते हैं तो किसी ने भी डिसेंड नहीं किया, रिकॉर्ड पे है, किसी ने भी डिसेंड नहीं किया। गुजारिश हमारी यही है, आप अगर प्रिंसिपल स्टैंड लेते हैं तो वो अंदर और बाहर एक होना चाहिए। तो लेना मीना खान अफरीदी साहब, प्रिंसिपल स्टैंड लें। आप लोग आए, हुकूमत से बातचीत करें, वो आपको ऑफर दे रही है कि आए जी, जो भी आपके कंसर्न है, जो कबायली जो लोग हैं उनकी बेहतरी के लिए आप लोग थोड़ा सा पहल करें। देखें, मसाइल का हल जो है वो बातचीत से ही होगा हल। मेरे से सवाल है जी मीना खान अफरीदी साहब। अच्छा, ऐसा है, देखिए अब बातों की रिपीटेशन आ जाएगी, अगर मैं बार बार वही बात करूंगा बातों की रिपीटेशन आ जाएगी। लेकिन ये है, देखिए आप किन से बैठते हैं जिनके अंदर कोई इखलाकी जवाब तो हो। इस वक्त 17 सीटों वाली एक इखलाकी जवाब चाह रहे हैं सर, आप ये तो बता दीजिए। जब एक बात ऑन रिकॉर्ड है कि जी एफसीआर वापस नहीं लिया जा रहा, ना 18वीं तरमीम खत्म की जा रही है, ये तो सिर्फ कबायली लोगों के लिए काम किया जा रहा है, उनकी बेहतरी के लिए काम करने के लिए कमेटी है। मैं बात शुरू करता हूं तो आगे से आप जो है वहां पे इंटरफेरेंस करती है। मुझे जरा मुझे मौका देता कि मैं अपनी बात मुकम्मल कर सकूं, जो सुनने वाला है उनको भी समझ आ जाए कि बात क्या करने लगे। इस वक्त जो विफाकी हुकूमत है उनके अंदर कोई इखलाकी
जवाज नहीं है। अगर ये सीरियस है तो पहले ये जो इन्होंने 1% की जो की है कमिटमेंट, पहले वो पूरी करे। फिर जो 3% डिविजिबल पूल से है फिर वो पूरी करें। फिर उसके बाद जो रिसेंटली मैंने आपके साथ फिगर शेयर किए कि फेडरल गवर्नमेंट ने 135 बिलियन का बजट का एलोकेशन रखी, ओनली 93% की, और हमारा ये लेवल है कि हमने 33% अपने हिस्से से उन इलाकों के लिए रखा। तो कहने का मकसद ये है कि वहाँ पे सीरियसनेस ही नहीं है, वहाँ पे कोई संजीदगी ही नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हम समझते हैं कि जो इन्होंने कमेटी बनाई है, देखिए बातचीत हो सकती है, बात हो सकती है, बेहतर कैसे किया जा सकता है, उसके लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे मौजूद हैं प्रोविंशियल असेंबली के अंदर। अहमद करीम कुंडी अपनी तजवीज़ लाए, जलाल अपनी तजवीज़ लाए, मौलाना साहब के लोग अपनी तजवीज़ लाए कि कैसे बेहतरी हो सकती है, हम अपना केस कैसे लड़ सकते हैं, वहाँ पे बेहतरी। अमीर मकाम साहब बार बार कह चुके हैं कि नहीं वापस ली जा रही है 18वीं तरमीम। अमीर मकाम क्या कुछ नहीं कह चुके हैं, ये भी कह रहे हैं कि जो 8 से 28 तक आपके फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, 25 मई के बाद क्या हुआ इस अहमद करीम कुंडी साहब, कोई मसले का हल नजर आ रहा है आपको? जो इन्होंने अपना मौकफ बयान किया है पीटीआई वालों ने, आपको लग रहा है कि ये बात आगे बढ़ेगी, कोई टेबल टॉक पे ये लोग आएंगे? देखिए, मेरे ज़हन में जो वे फॉरवर्ड है, मेरे ज़हन में, देखिए पाकिस्तान की तारीख में पॉलिटिकल स्पेस हमेशा कम रहा है पॉलिटिकल लोगों के पास, ये एक हकीकत है। मीना खान साहब का या पीटीआई का इशू ये, इनका ख्याल ये शायद ये 5 साल में जो इनकी पॉलिटिक्स है वो 2013 से लेकर या 2018 से इनके खिलाफ थोड़ा बहुत सख्तियां हुई हैं। अगर आप होलिस्टिकली देखें पाकिस्तान की तारीख को, पॉलिटिकल तारीख को, किसने जेलें नहीं गुजारी, किसने शहादतें नहीं गुजारी, किसने पॉलिटिकल स्पेस के लिए कुर्बानी नहीं की? चाहे ये 17 जब सीटों वाली हुकूमत है, चाहे ये 18 हो, या तो ये कह दे हम बिल्कुल बाइकआउट करते नहीं बैठे। इनके चीफ मिनिस्टर आज भी बैठे हुए हैं, अमीर मकाम साहब के साथ ही एक ही सोफे पे बैठे हुए हैं, और या फिर ये कह दे कि नहीं हम अपनी स्ट्रगल भी करेंगे और बातचीत भी करेंगे। मेरी गुजारिश यही है, तमाम पॉलिटिकल जमातों ने कॉन्सिक्वेंसेस बेयर किए, चाहे वो पीपल्स पार्टी थी, चाहे वो मुस्लिम लीग नून थी, चाहे वो एएनपी थी, चाहे जमात इस्लामी थी। हमारी गुजारिश है, वे फॉरवर्ड यही है, ये पॉलिटिकल जमातों के साथ बैठे। हम ये कहते हैं आप खुल के क्लैरिटी के साथ आए। असल इशूज का ये है, इनका रिमोट कंट्रोल कभी अडियाला से चलता है, कभी बनीगाला से चलता है, कभी जो है वो मतलब है जो इनके पेशावर के कुछ लोग बैठे हैं, कभी जो है ना लाहौर से शुरू हो जाता है। तो गुजारिश ये, बातचीत इज द ओनली वे फॉरवर्ड, बातचीत इज द ओनली। ठीक है सर, ये सियासी कशीदगी जो है ये फाटा के लोगों के लिए बेहतर नहीं है। फाटा के लोग तो चाहते हैं कि इंजमाम के सम्राट जो है वो उन तक पहुंचे। टेबल टॉक पर आना होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। मैं तीनों मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। पहले सेगमेंट का वक्त खत्म हुआ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। और मकबूजा कश्मीर की आज़ादी की दास्तान जो है वो कई दिहाइयों पर मुहित है, लेकिन उसमें कई शहादतें ऐसी हैं जिन्होंने इस तहरीक में अपना हिस्सा डाला है। बुरहान वानी शहीद ने तहरीक आज़ादी कश्मीर में अपने लहू से जो चिराग रोशन किया है उससे पूरी वादी में आज भी चराका है। बुरहान वानी की शहादत को आज 9 साल मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन उनका सोच, उनका मिशन आज भी जिंदा है। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर अवैस बिन वसी साहब तजियाकार हैं, अकमल शहजाद घुमन साहब तजियाकार, दोनों मेहमान स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं। अकमल शहजाद घुमन साहब 16 साल की उम्र में हिज़्बुल मुजाहिदीन में शमूलियत इख्तियार की बुरहान वानी ने, और एक तर्ज़ ज़िंदगी और तहरीक आज़ादी का जज्बा जो लेके वो आगे बढ़े। नौजवान जो कश्मीर के जो नौजवान हैं वो उनके लिए क्या मतलब कितनी आला मिसाल बन चुके हैं वो?
शादिया साहबा, जिस तरह आपने कहा कि वो ना सिर्फ बुरहान वानी सिर्फ कश्मीर के नौजवानों के लिए बल्कि पूरी दुनिया में जो आज़ादी की तहरीक हैं उनके लिए एक वो रोशन मिसाल और सितारे की शक्ल अपनी शहादत से वो बन गए। आप ये देखें कि जो बुरहान वानी हैं वो कोई यानी निचले दर्जे के स्टूडेंट नहीं थे, वो आला स्टूडेंट थे जिनके 80% के करीब नंबर आते थे। लेकिन ये कि जिस तरीके से वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस आम लोगों के साथ तौहीन अमेज़ सलूक करती हैं और जिस तरह उन दोनों भाइयों को रोक के कहा गया कि हमारे लिए सिगरेट लाओ, बिस्किट लाओ, और फिर उनकी तजलील की गई। तो मैं उनके आते हुए रास्ते में वालिद साहब का इंटरव्यू सुन रहा था 7 साल पुराना, जो कि इंडियन किसी चैनल पे था। तो वो ये कह रहे थे कि यहाँ के नौजवान जो हैं वो ज़िल्लत की जो ज़िंदगी है उससे शहादत की मौत को तरजीह देते हैं। वो अपने बेटे के बारे में कह रहे थे कि हमें उसकी जाने पे कोई अफसोस नहीं है, उसको शहादत का रुतबा मिला है, और नौजवान जो हैं वो उसे आइडियलाइज़ करते हैं। तो बुरहान वानी की जो स्ट्रगल है, आप ये देखें कि सिर्फ 21-22 साल की उम्र में जिसने शहादत का रुतबा पा लिया, और 16 साल की उम्र में जिसको ये शऊर आ गया कि ये जो ग़ुलामी है इसका बोझ और इसकी जो ज़िल्लत है ये बर्दाश्त से बाहर है, और वो एक पोस्टर गाए, जिस तरह कहा जाता है कि वो एक मिसाल बन गया जो आज़ादी की तहरीक है। और आप फिर ये देखें कि 8 जुलाई 2016 के बाद जो वहाँ एक किस्म का थोड़ा तहरीक जो थी वहाँ की आज़ादी की, उसमें थोड़ा किसी हद तक ठहराव था। वो वानी एक नौजवान ने अपने जज्बे और अपने शऊर का इस्तेमाल करके ना सिर्फ एक्टिवली तहरीक में जान डाली, बल्कि अपने शऊर से और उसमें एक शौरी तौर पे भी लोगों को इस तरफ, वो नौजवानों को ख़ास तौर पे लाए कि जो कश्मीर की लिए आज़ादी है उसके क्या मानी है, और ये अपनी जान दे के उन्होंने साबित किया कि ये रास्ता वो रास्ता है जिसको इख्तियार किए बगैर कश्मीरी अपनी मर्ज़ी के बगैर अपनी ज़िंदगियाँ बसर नहीं कर सकते। ठीक है डॉक्टर अवैस साहब, बुरहान वानी और दीगर जो कश्मीरी शोधा हैं, उन्होंने भारतीय तसल्लुस आज़ादी के लिए जिस तरह से अपनी एक मुक़द्दस मकसद के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया, वो कितना बड़े मशले राह बन चुका है और कितनी मज़ीद जो है इस तहरीक को उसमें जान डाल चुका है। देखें, ये जो शहादतों का या कुर्बानियों का जो सिलसिला है, ये बुरहान वानी से बहुत पहले जो है वो ये जारी है, और इसका आगाज़ जो है वो बहुत पहले से है। शुरू दिन से ही कश्मीरियों ने भारत का जो कब्ज़ा है उसको तस्लीम नहीं किया, और 47 से लेके 87 तक जो कोई डेमोक्रेटिक जो है वो विंडो हो सकती थी उसको एक्सरसाइज किया। लेकिन 87 में इलेक्शंस को जो है वो उसकी रिगिंग हुई, और उसके बाद हमने देखा कि एक मैस अपराइजिंग मकबूजा कश्मीर में देखने में आई, और उसके बाद 1 लाख से ज़ायद लोग जो है वो शहीद हो गए और बेशुमार लोग ज़ख्मी हुए। ख़वातीन जो है वो उनको उनकी इस्मत दरी की गई, और नौजवान जो बच्चे हैं उनको पैलेट गन से उनकी बीनाई छीन ली गई। इसी तरह बेशुमार लोग हैं जो पसे दीवार ज़िंदा हैं, जो सियासी कायदीन भी हैं, और उसके अलावा आम लोग भी हैं जो UAPA के तहत या PSA के तहत या जो अदर ड्रैकोनियन लॉज हैं उसके तहत जो है वो गिरफ़्तार हैं। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो कश्मीर के अंदर जो है वो कुर्बानियों की एक तवील दास्तान है, एक तवील सिलसिला है कुर्बानियों का। तभी भारत एक सदी कमोबेश जो है वो गुज़रने के बावजूद उस मूवमेंट को ख़त्म नहीं कर सका। 2016 में 8 जुलाई 2016 में जब बुरहान वानी की शहादत हुई, उस शहादत से आप ये उसके जनाजे से जो बुरहान वानी का जनाजा हुआ, उसमें एक एस्टिमेट के मुताबिक ये कहा गया कि कोई 1 मिलियन के करीब लोग उस जनाजे में शरीक हुए, और पूरा कश्मीरी उमड़ आया श्रीनगर की सड़कों में। हमने देखा कि पूरा कश्मीर जो है वो इस शहादत के बाद अपना एक उसके साथ सॉलिडरिटी शो करने के लिए और भारत के कब्ज़े के ख़िलाफ़ निकल आया। तो ये एक इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि समाज जो है वो कितना अलाइन है उन लोगों से, उन नौजवानों से जो जबर, इस्तिबदाद और जो भारतीय कब्ज़ा है उसके ख़िलाफ़ वो जदोजहद कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक भारत की नाकामी है कि अपने तमाम
हथकंडों के बावजूद, तमाम डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस के बावजूद वो कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को, आज़ादी के जज्बे को वो मांद नहीं कर सका, उसको जो है वो डिज़ोल्व नहीं कर सका। तो मैं समझता हूँ कि ये एक कश्मीरियों की एक सरिश्त में कश्मीरियों की एक सेकंड नेचर है रेजिस्टेंस, मज़ामत। तो उसकी एक कल्मिनेशन जो है वो हमें नज़र आई बुरहान वानी की, और इसकी एको जो है वो सिर्फ कश्मीर में नहीं, यूनाइटेड नेशन में भी नज़र आई कि उसके बाद जो यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली का सेशन हुआ उसमें पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर उस वक्त मियां नवाज शरीफ थे, उन्होंने भी बुरहान वानी का एक यंग लीडर के तौर पर वहाँ पर तज़किरा किया, इसलिए कि ये जो कश्मीरियों की मज़ामत है और कश्मीरियों की कब्ज़े के ख़िलाफ़, भारतीय कब्ज़े के ख़िलाफ़ जो जदोजहद है, ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें भी और अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर भी और उसकी जो रेलिवेंट प्रोविजंस भी हैं वो इसको इजाज़त देती हैं कि ऐसा कोई भी कब्ज़ा जो है उसकी कोई लेजिटिमेसी इंटरनेशनल कानून के तहत, इंटरनेशनल नॉर्म और प्रैक्टिसेस के तहत वो अलाउ नहीं हो सकता। अकमल साहब, मोदी हुकूमत की जो हिंदुत्व जो एक एजेंडा है उसका और गैर कानूनी तसल्लुत जो उन्होंने मकबूजा कश्मीर में करके रखा हुआ है, कश्मीर की बुलंद आवाज़ को दबाने के लिए बड़ी कोशिश की गई। आज भी आप देखिए शट डाउन हड़ताल हुई हुई है, कर्फ्यू जैसा माहौल है वहाँ पे और इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। मतलब इतना खौफ है आज भी 9 साल के बाद भी बुरहान वानी की शहादत के। तो इस वक्त जो पुरअमन जद्दोजहद है उसको किस तरह देख रहे हैं आप कश्मीर के? देखें, आप ये देखें कि लोगों को, ज़मीन को तो आप ताकत के ज़ोर पे फ़तह कर सकते हैं, लेकिन आप ताकत के ज़ोर बलबूते पे आप लोगों के दिलों को फ़तह नहीं कर सकते। कश्मीरी जब आप उनको ना इज़्ज़त देते हैं, ना उनको बुनियादी राय देने का हक़ देते हैं, और फिर ये कि आपने 10 लाख के करीब आपकी फ़ौज वहाँ मुसलसल कई सालों से तैनात है, और आपने वानी जो जिसने अपनी जान शहीद करके एक मिशल रोशन की शहादत से आज़ादी की, उसकी शहादत के बाद आप ये देखें कि उससे लोग डरे नहीं। 53 दिन तक कश्मीर में कर्फ्यू रहा और जो दर्जनों से ज़ायद नौजवानों को शहीद कर दिया गया, और उसके बाद आप ये देखें कि अभी तक 30,000 से ज़ायद लोगों को ज़ख्मी किया गया पैलेट से, फियर गैस जो टीयर गैस है, और उसके अलावा लोगों तशद्दुद करके, और 1,000 से ज़ायद जो मुख्तलिफ पुरअमन अपने हक़ के लिए लोग एहतजाज के लिए निकलते हैं या उसको अपना एहतजाज रिकॉर्ड करने के लिए उनको गिरफ़्तार किया गया। तो जो हिंदुत्व का एक जो वहाँ का जो डेमोग्राफी चेंज करने के लिए, वहाँ हिंदुओं को आबाद करने का एक जो सिलसिला मोदी गवर्नमेंट ने जारी किया हुआ है, और पहलगाम वाक़े के बाद बहाना बना के जो पाकिस्तान के साथ सिंदूर ऑपरेशन के नाम पे और फिर मुंह की खाई, तो उससे आप ये देखें कि आप अगर सोशल मीडिया देखें या उन दिनों में जो भारतीय चैनल्स हैं अगर आप देखें, तो कश्मीरियों के मुंह में माइक्रोफोन देते हैं जी कि आप पाकिस्तान के खिलाफ क्या कहेंगे और पहलगाम वाक़े के खिलाफ क्या कहेंगे। तो वो कहते हैं कि भाई आपकी जो फोर्सेस है वो वहाँ क्या कर रही हैं, तो वो उनकी सिक्योरिटी किधर थी। तो उन्होंने एक ऐसी एक रिटोरिक बनाया हुआ है कि पाकिस्तान पे हर अपराइजिंग का जो है और जो वो कश्मीरियों की अपनी स्ट्रगल है उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा दें। अब ये देखें कि बुरहान वानी की जो शहादत है और जो उस नौजवान की स्ट्रगल है, ये इस बात का सबूत था कि वो टोटली इंडिजिनस स्ट्रगल थी, और उस बुरहान वानी की शहादत जो है वो को आम वाक़या नहीं है। आप ये देखें कि वहाँ लाखों और हज़ारों नौजवानों ने अपनी ज़िंदगियाँ जो हैं वो कुर्बान की 1947 से लेके आज तक। लेकिन आप ये देखें कि बहुत से मकबूल बट शहीद या और बेतहाशा जो लोग हैं उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की, लेकिन बुरहान वानी पिछले 9 सालों में एक ऐसा नौजवान सामने आया कि आज भी हम पाकिस्तान टेलीविज़न पे बैठ के बुरहान वानी की शहादत को सलाम पेश कर रहे हैं और उसको एक मिसाल के तौर पे डिस्कस। अच्छा डॉक्टर साहब, कश्मीर की स्ट्रेटेजिक अहमियत तो है और यकीनन ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान इतना एक शदीद डिस्प्यूट है कि ये आलमी तवज्जो का मरकज़ भी बन गया, लेकिन आप क्या समझते हैं कि इस तनाव के असरात आलमी सियासत को कितना मुतासर कर चुके हैं? देखें, बात यह है कि ये जो कश्मीर का मसला है, पहली तो बात यह है कि इसकी एक इंटरनेशनल जो हैसियत है वो यूनाइटेड नेशंस ने दी है,
और यूनाइटेड नेशंस ने सिक्योरिटी कौंसिल ने जब इसकी रेजोल्यूशंस अडॉप्ट की तो उसमें सलामती कौंसिल के मेंबरान शामिल थे। तो इस लिहाज से तो इसकी जो लेजिटिमेसी है या जो इसका एक इंटरनेशनल जो स्टेटस है एज अ कॉन्फ्लिक्ट, एज अ डिस्प्यूट, वो अपनी जगह पे मौजूद है और वो अब तक भी मौजूद है। पिछले कुछ अरसे में जैसे ये लग रहा था कि जो तहरीक है या जो कश्मीर का मसला है वो शायद उस तरह इंटरनेशनलाइज नहीं हो सका जैसे 90s में हुआ है। ख़ास तौर पर 9/11 के बाद कश्मीर के इशू को एक बड़े सेटबैक का सामना करना पड़ा, ग्लोबल जो एक इन्वायरमेंट था उसके नतीजे में। लेकिन उसके बाद अभी रिसेंटली जो हमने देखा कि कश्मीर का मसला दोबारा इंटरनेशनलाइज हुआ और इसमें खास तौर पे हमारे फील्ड मार्शल का बहुत बड़ा हाथ है, हमारी हुकूमत का बहुत बड़ा हाथ है, जिन्होंने हर फोरम पे आवाज़ उठाई है और जंग के बाद से जो है ये समझे कि इसमें नई जान डाल दी है कश्मीर। बिल्कुल बिल्कुल कि इसके बाद जो है वो अभी जैसे आपने देखा कि अमरीकी सालसी की जो बात है वो हुई कि इस मसले को जो है वो रिज़ॉल्व किया जाए ताकि ये जो एक ख़तरा है न्यूक्लियाई तसादुम का उससे बचा जा सके। इसी तरह बाकी जो ममालिक में ख़ास तौर पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो स्टेटमेंट्स आई नॉन परमानेंट मेंबर्स जो वहाँ पे भी जो है वो इस मसले की जो हसासियत है उसको जो है वो रियलाइज़ करवाया गया। तो मैं समझता हूँ कि अब इसकी इंटरनेशनल जो एक रीन्यूड जो उसका इंटरेस्ट है वो दोबारा दुनिया के कैपिटल्स के अंदर जो है वो आया है और अब दुनिया को ख़ास तौर पर इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो इंडिया पाकिस्तान की एक वार हुई है, जब दोनों ममालिक एट द ब्रिंक ऑफ वार थे, तो मैं समझता हूँ कि अब दुनिया को इसकी रियलाइजेशन पहले से ज़्यादा हुई है कि अगर इस इशू को अनअटेंडेड रखा, इस इशू को रिज़ॉल्व ना किया तो वो किसी भी वक्त एक बड़े तसादुम का बायस बन सकता है और वो तसादुम जो है वो इंडिया पाकिस्तान या इस रीजन तक महदूद नहीं होगा, बल्कि वो खुदा न खास्ता पूरी दुनिया को, जिसको न्यूक्लियर विंटर कहा जाता है, पूरी दुनिया को वो अपनी लपेट में ले लेगा। तो मैं समझता हूँ कि अब उसके हल के हवाले से जो रियलाइजेशन है मुझे ये लगता है कि पहले से ज़्यादा है और इंटरनेशनल जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं, मैं समझता हूँ कि सीज़ फायर और मीडिएशन के बाद अब उन्हें कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के बजाय कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के हवाले से सीरियस एफर्ट जो है वो करने की ज़रूरत है। लेकिन गुमन साहब, इस पे 1948 के बाद कश्मीर के लिए सबसे पहले भारत ही गया था यूएन की सलामती काउंसिल में और करारदाद 47 मंजूर भी की गई थी, रेफरेंडम के हवाले से भी बात हुई थी। अब सवाल यहाँ ये है कि चलिए जी, करारदादें मौजूद हैं यूनाइटेड नेशन में, सब कुछ है, अमेरिका ट्रम्प साहब कह भी रहे हैं कि जी मैं सालिसी का किरदार भी अदा करता हूँ, मगर इंडिया को कैसे आप टेबल टॉक पर लेकर आएंगे? शादिया साहबा, ये देखें कि जो बाज़ मूव्स होती है ना, आप जज्बाती हो के अपने लोगों को मुतमईन करने के लिए आप करते हैं, लेकिन वो आपके गले में पड़ जाती हैं। इंडिया के एक बड़े बैलेंस जो हैं वो स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं, परवीन साहनी उनका नाम है। तो वो अक्सर ये कहते हैं कि ये जो स्पेशल सेक्शन इन्होंने एब्रोगेट किया मोदी गवर्नमेंट ने अपने पिछले दौर में, वो अब चाइना, पाकिस्तान और इंडिया के जो 3 ममालिक के दरमियान ये तनाज़ुए की शक्ल कश्मीर इशू की ऐसी बन गई है कि ये अल्टीमेटली इंडिया के गले पड़ गया है। और जिस तरह के आपने कहा कि वो उस ज़माने में नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, तो वो अक़वाम मुत्तहिदा में इस मसले को लेके गए। तो अब बात ये है कि अगर ये अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के हवाले से इसको आप हल नहीं करते और ये तीसरी चौथी मरतबा आपने जंग का मज़ा भी चख लिया, तो ये इंडिया को रियलाइज़ वक्त के साथ ये करना ही पड़ेगा कि वो अगर एक बड़ी पावर बनना चाहते हैं, बड़ा मुल्क बनना चाहते हैं, तो वो अपने हमसायों को दबा के नहीं और जो अपने आपके इंटरनल मसले हैं उनको हल किए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये कश्मीर जो है ये एक, आप वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, रिटन ऑन द वॉल, कि ये दीवार पे लिखी हुई हकीकत है कि आज नहीं तो कल ये मसले कश्मीर इसको हल करना पड़ेगा और लोगों की एस्पिरेशन, उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक और उनके हक के मुताबिक उनको हक देना पड़ेगा कि वो अपनी मर्ज़ी के साथ अपना हक जो है वो इस्तेमाल कर सकें। ठीक। और उसके बगैर कोई चारा नहीं है। ठीक है। यकीनन ये जो आज का दिन है कश्मीरी अवाम तजदीद अहद के तौर पर मनाते हैं और बुरहान वानी और उससे पहले कई शोधा जो है वो कश्मीर की मुज़ामत का चेहरा बन गए हैं। दोनों मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। प्रोग्राम से इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।
दुरुस्त, हर वक्त बर वक्त।